Hello, everybody, and welcome to STBG Academy. Myself, Shivam Kumar Upadhyay, I'm your chemistry mentor, and I'm back with another PYQ session of AMU Triple E, and that is State of Matter. आज हम कर रहे होंगे State of Matter, जो काफ़ी फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है. हालांकि इसके अंदर ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है और आपने चीज़ें पढ़ रखी है. ईजी भी है, ईजी टू स्कोर है. अगर आप इसके अंदर इसको अच्छे से कर लेते हैं इन सभी क्वेश्चंस को, तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. इस वीडियो में मैं उन्हीं पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो. और उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माय सेल्फ शिवम कुमार उपाध्याय. आई एम अ जेईई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड आई एम परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम आईआईटी लखनऊ. आप मेरे बारे में आई होप जान चुके होंगे इतनी सारी चीज़ें. इतने दिनों से आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं. आई थॉट कि मेरे वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे. अगर मैं बात करूं तो यार सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपना वैल्यूबल फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं, आपके आपके एक्सप्लेनेशन कैसे हैं. और आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जाके. अगर आपके कोई डाउट्स हो रहे हैं तो आप वो एग्जाम से रिलेटेड डाउट को आप मेरे इंस्टाग्राम से भी आप क्लियर कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, @nerdy शुभम. 2 हाइफन दे दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा SHUBHM. दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID. आप जाइए और मुझे वहाँ भी कनेक्ट कर लीजिए. मेरे पर्सनल लाइफ से आप अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मेरा नेचर क्या है, तो आप मेरे से पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं. तो यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर, जिसके आईडी की नाम है नर्डी शुभम. ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है. खैर, ये सारी चीज़ें तो फॉर्मेलिटीज़ के लिए होती हैं. आपको करना है तो आप डेफिनेटली करिए. अदरवाइज लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन कंटेंट. और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूँ अपने कुछ स्पेशल बैसेज का, जो है 60 डेज का एमयू ट्रिपल का क्रैश कोर्स. एमयू बीटेक के लिए स्पेशली दिया गया है, जिसका नाम अल्फा 2.0 है. और इसका जो प्राइस है वो है 4999. बहुत ही आसान इनरोलमेंट प्रोसेस है. आप हमारे एप्लीकेशन को जाइए, एसटीबीजी ऐप को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाके लिखिए एसटीबीजी अकेडमी. प्ले स्टोर में जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ जाके लिखिए एसटीबीजी अकेडमी. और बहुत ही ईजी टू इनरोलमेंट प्रोसेस है. आप इजीली इस कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं. ग्रैब करिए ऑफर को जल्द से जल्द. आगे बढ़े तो अगला मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ. एमयू बीटेक के लिए 2.5 घंटे की डेली लाइव क्लास होने वाली है और इसका सिर्फ प्राइस है सिर्फ 2000 ओनली. यस, इट्स 2000 ओनली. स्पेशली फिजिक्स की बैचेज होने वाली है. आप हमारी टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. यहाँ आपका हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप इस चीज़ को भी कॉन्टैक्ट करके आप इजी टू इनरोल, बहुत ही आसान इनरोलमेंट प्रोसेस है, आप जल्दी से इनरोल कर सकते हैं. और जुड़िए हमारे साथ विद STBG अकेडमी. मैं भी पढ़ा रहा हूँ और भी बहुत अच्छे से टीचर्स होंगे. तो आप सोच सकते हैं कितना बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है इस 2000 प्राइस रेंज के अंदर. अगर मैं बात करूँ तो एमयू बीटेक का भी गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, जो है सिर्फ 1000 उसका प्राइस है. अगर मैं की फीचर्स के अंदर डिस्कस करना चाहूँ तो उसके में आपको मिल रहा होंगे चैप्टर वाइज पीवाई की पीडीएफ. स्पेशली एमयू बीटेक के लिए जो लास्ट टाइम जो बच्चे थोड़ा सा जिनका प्रिपरेशन इनफ नहीं हो पाता है, उनके लिए, उनके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये चीज़ें आपको दी जा रही हैं, जिसके अंदर चैप्टर वाइज पीवाई की वीडियो सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे और वन शॉट टॉपिक्स भी मिलेंगे, वन शॉट वीडियोस भी मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे. थोड़ा सा बात करूं तो एमयू 2023 का गाइडेंस प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलने वाले. देखो बहुत बड़ा नंबर होता है ये, 90 बहुत बड़ा नंबर होता है. इसके अंदर वैरायटी ऑफ सवाल आपको दिए जाएंगे, मिलेंगे. और सबसे बड़ी बात कि 2700 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी कलेक्शन हमने बना रखा है ऑलरेडी. तो आप इस गाइडेंस प्रोग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. लास्ट टाइम देखो यही चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका सिलेक्शन, आपका चॉइस बेहतरीन हो तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो यकीन मानो 90 चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत कम बात नहीं होती है. इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो किसी भी कौन से सवाल आए आप जरूर, चाहे वो पेपर ईजी हो, हार्ड हो, मॉडरेट हो, टफ हो, फर्क नहीं पड़ता है आपको, आप जरूर क्रैक कर सकते हैं. और सबसे बड़ी बात कि आप हर कोर्सेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. एमयू ट्रिपल के हर कोर्स का प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. और आपको इसी के साथ साथ गाइडेंस दी जाएगी कि आप प्रिपरेशन, एक इफेक्टिव प्रिपरेशन कैसे करें अपने एमयू एंट्रेंस की. अब मैं एक बार और इसमें डिस्कस करना चाहूँ, जो बुक आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाली है, वो आपको STBG अकेडमी एक बहुत ही स्पेशल सी बुक प्रोवाइड करा रहा है, जिसके अंदर हजारों सवाल होंगे प्रैक्टिस के लिए आपको मिल रहे होंगे, जिसके अंदर 90 चैप्टर मॉक टेस्ट ही उसके अंदर इंक्लूडेड होगा. तो आप इस चीज़ को ज्वाइन करिए. साथ में STBG अकेडमी का वो मोस्ट प्रेफरेबल बुक आपको दिया जाएगा, जो और कहीं अवेलेबल नहीं है. और मेरी स्पेशली डिज़ाइन वो बुक है, जो हम सभी के एक्सपीरियंस से उस बुक को डिज़ाइन किया गया है स्पेशली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए. तो आप उस चीज़ को जरूर ज्वाइन करिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी. ये मेरा कोर्सेज का ओवरव्यू था. बढ़ते हैं हमारे मेन कंटेंट की तरफ. और आज का हमारा सबसे पहला सवाल है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज. हमसे ये पूछा गया ना काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं लेट्स से काइनेटिक एनर्जी को के ही लिख देता हूँ, तो हमसे पूछा गया है कि अगर 1 मोल का गैस है, 1 मोल ऑफ गैस है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए. बहुत सिंपल सा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड सवाल है. मैं थोड़ा सा डिस्कशन इस पर, थोड़ी सी आपकी थ्योरी लेना चाहूंगा.
थ्योरी ये है इसके अंदर कि यार आपने ये तो पढ़ रखा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको कैसे दिया जाता है, जिसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जो होता है के ई एवरेज। आपने ये चीजें तो पढ़ रखी होंगी, जो होता है 3/2 के इंटू टी। ओके, 3/2 के इंटू टी। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया ना कि 1 मोल गैस का, 1 मोल गैस मतलब एन की वैल्यू, हम नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं एन से, तो एन की वैल्यू 1 हो गई। मतलब अगर 1 मोल गैस के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मतलब कि हम वो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे होंगे। यानी अगर मैं यहाँ निकालूं काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम टोटल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जो यहाँ हमसे पूछी गई है, तो यहाँ का लिखा नहीं गया है, लेकिन आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि जब 1 मोल ले लिए तो वो एवरेज नहीं, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं के ई टोटल। यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं तो 3/2, क्योंकि 1 मोल आपका गैस है तो मैं यहां मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं। जैसे यहां आप देख सकते हैं कि 1 मोल दिया हुआ है, तो मैं यहां मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं किससे, 1 मोल और साथ में एवोगैड्रो कांस्टेंट से। तो अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू व्हाट, एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है, एन की वैल्यू, पढ़े हो ना, 6.022 इंटू 10⁻23, याद है, ये होता है। तो n इंटू एन, और उसके बाद तुम्हारा क्या है, k और t। मतलब इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी में अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को साथ मल्टीप्लाई कर दे और नंबर ऑफ मोल्स के साथ एवोगैड्रो कांस्टेंट को हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी हमको रिजल्ट में मिल जाता है। ठीक है, अब यहां मैं एक चीज और आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने ये चीजें पढ़ रखी है कि जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, है ना, और एन ए, अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन के और एन ए का जो प्रोडक्ट देखूं, तो के और एन ए का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, जो कि आर क्या होता है, यहाँ आर होता है गैस कांस्टेंट। आपने ये चीज भी पढ़ रखी है, इसलिए मैंने थोड़ी सी थ्योरी थ्योरी यहाँ कवर अप कर दी है। तो मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूँ किसके लिए, एन इज इक्वल्स टू 1 मोल, मतलब 1 मोल के काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एन इंटू एन ए की जगह मैं, सॉरी, एन ए इंटू के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉट एन इंटू एन ए, एन ए मतलब एवोगैड्रो कांस्टेंट और के भी तुम्हारा एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर के बराबर लिख सकता हूँ। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2 इंटू एन आर टी। बस यही तुम्हारा सवाल खत्म हो गया। अगर तुमको इतना एक्सप्रेशन डिराइव करने आ गया, या फिर अगर डायरेक्टली आपने इस एक्सप्रेशन को याद रखा है, देखो मैं आपको तो ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ कहीं भी आपको मोल बोल दिखे, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लो, जो होता है 3/2 एन आर टी, 3/2 एन आर टी। अब देखो यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखने जाऊंगा तो मैं काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू के ई, और ये कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि एन की वैल्यू आर हो गई, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2 आर टी। अब जरा चेक करो कि क्या ये कहीं ऑप्शन में मैच हो रहा है। अरे यार देखो ना, क्या 3/2 आर इंटू टी मैच हो रहा है, क्या 3/2 आर इंटू, देखो 3/2 के इंटू टी मत मारना, ठीक है, 3/2 के इंटू टी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, और यहाँ हमसे 1 मोल गैस का पूछा हुआ है, ये गलत हो जाएगा ऊपर वाला, 1/2 के टी हो नहीं सकता है भाई, 3/2 आर टी, यस एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, डी गलत हो सकता है। ठीक है, तो देखो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी भी कवर अप कर दी, कहाँ से आया एक्सप्रेशन वो मैंने तुमको बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट होता है, और जनरली ये चीजें करता नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कराने का मतलब यही होता है कि आप डायरेक्टली आंसर बताइए, तरीका बता दीजिए। बट मैंने तुमको क्या थोड़ी सी अंदर इसके अंदर डेरिवेशन तुमको बता दी, कहाँ से डिराइव हुआ वो चीज़ें, तो आप इस चीज़ को जरूर याद रख सकते हैं। ठीक है, आई थॉट ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एंड दैट इज a 2.5 liter flask contains 0.25 mole each of sulfur dioxide and nitrogen gas at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो एक 2.5 लीटर का फ्लास्क है जिसके अंदर 0.25 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के भी हैं और 0.25 मोल नाइट्रोजन गैस के भी हैं। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ द टू गैसेस विल बी, अरे यार ये हमसे क्या पूछा गया, पीटी, पीटी का मतलब टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। देखो स्टेट ऑफ मैटर के अंदर ना कुछ आए चाहे मत आए, आपको एक चीज जरूर आनी चाहिए, क्या, आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। ये तो आप सबको आई थॉट पता होगा, इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो आपको पता होगा कि पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। देखो ये तो हर बच्चों को आता है, कुछ किसी को आए चाहे मत आए, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी तो जरूर आता है। ठीक है, जिसमें मैं तुमको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं, पी क्या होता है, प्रेशर, वी वॉल्यूम, ये गैसेस के प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, ऐसे लिख लो। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, या फिर इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोला जाता है, क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लिखा जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
ना। उसके बाद आर तुम्हारा होता है गैस कांस्टेंट, और देखो यहाँ आर की वैल्यू दी हुई है, अभी हम आगे लिखेंगे सवाल में। और टी टेम्परेचर, बट आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यहाँ टेम्परेचर केल्विन में लिखा जाता है, किसमें, केल्विन में। और आपको नहीं पता है तो आपको ये चीज याद रख लीजिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू होता है 273 डिग्री केल्विन, ये तो तुमको पता है, ठीक है। ये थोड़ी इंट्रो थी किसकी, पी इक्वल्स टू एनआरटी। अब देखो यहां हमसे क्या बोला है, टोटल प्रेशर निकालिए, ठीक है। तो टोटल प्रेशर निकालने का मतलब क्या होगा कि यहाँ दो गैसेस दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 है, दूसरा कौन सा दिया हुआ है, नाइट्रोजन जो N2 है मान लो। तो यार अगर टोटल प्रेशर लिखूंगा तो टोटल प्रेशर पीटी किसके बराबर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, यही है ना, तभी तो टोटल प्रेशर मिलेगा। बस इतना ही खेल था तुमको। हमको इसमें क्या निकालना है, पहले आप पार्शियल प्रेशर निकालेंगे फर्स्ट गैस का जो है आपका SO2, दूसरा पार्शियल प्रेशर निकालेंगे N2 का जो है नाइट्रोजन गैस, और टोटल प्रेशर क्या होता है, दोनों का सम, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 प्लस पार्शियल पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, मतलब नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर और सल्फर डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो आओ यार पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। अब हमको ये तो पता चलेगा कि पी वी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, पी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। अब जरा डेटा लिख लो सबका, क्या क्या गिवन डेटा है। पहले तो दिया गया है कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर। अगला एन की वैल्यू 0.25 मोल, नंबर ऑफ मोल देखो दिया हुआ है 0.25, ठीक है। और टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने तुमको क्या बताया था कि टेम्परेचर यहाँ केल्विन में लोगे, तो इसको अगर केल्विन में हमको कन्वर्ट करना है तो 0 डिग्री केल्विन होता है 273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 273 केल्विन। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा, 273 अब प्लस 27, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 273 प्लस 27, दैट विल बी इक्वल्स टू 300 केल्विन। चलो भाई टेम्परेचर कन्वर्ट कर, नंबर ऑफ मोल्स का तो कोई यूनिट नहीं होता है, तो नंबर ऑफ मोल में रहेगा। यहाँ देखो जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं ना, वॉल्यूम 2.5 लीटर दिया हुआ है और वो सीधे 2.5 पुट कर देते हैं। ना गधो, ऐसा मत करना। 1 लीटर के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब में होती है ना, तो 1 लीटर के अंदर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर के अंदर कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अगर मैं इसको पहले स्टैंडर्ड यूनिट में वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻³ अब देखो तुम्हारे पास सबका डेटा गिवन है। अब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, एनआरटी, और देखो आर की वैल्यू दी हुई है जो कि गैस कांस्टेंट है, वो कितनी दी हुई है, 8.314 यहाँ जूल पर केल्विन पर मोल, ये दिया हुआ। अब देखो, अब सबसे पहले तो तुम पार्शियल प्रेशर, मैं क्या बताया कि पहले तो पार्शियल प्रेशर किसका निकालो, SO2 का, फिर पार्शियल प्रेशर किसका निकालो, N2 का, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को पुट करो तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ जगह नहीं है तो एक काम करता हूँ, एक नया स्लाइड ले लेता हूँ, लेट मी टेक अ स्लाइड, और उसके बाद उस चीज को आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, चलिए जी, आइए। तो लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 यानी P ऑफ SO2, तो अभी पीछे हमने क्या देखा, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो अगर हमको प्रेशर निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, nRT डिवाइडेड बाई V, सो सिंपल। तो P SO2 निकालना है तो n की वैल्यू, देखो दोनों के लिए डेटा सेम है, ये कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ बोल दिया गया है ना, ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, और ईच दे दिया गया है 0.25 मोल ईच, मतलब कि आप ये जो डेटा है ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब कि आप SO2 के लिए भी यही डेटा यूज करेंगे और N2 के लिए भी यही डेटा यूज करेंगे, तो सेम चीजें हैं। तो आप डेटा के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाई V। अब n की वैल्यू कितनी है भाई, 0.25, आर की वैल्यू देखो दी हुई है कितनी, 8.314। हालांकि आप इसकी वैल्यू कई जगह 25.3 भी ली जा सकती है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। 25/3 से भी आंसर आएगा, बस थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का डेटा का अंतर होता है, बट उतना भी ज्यादा नहीं, आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो 8.314, और टी की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ देखो हमने कैलकुलेट कर रखी है, टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना कैलकुलेट कर रखा है हमने, 300 केल्विन अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम है 2.5 इंटू 10⁻³ 2.5 इंटू 10⁻³ अब मैं थोड़ा जल्दी से इसको मैं अपने कैलकुलेटर में डेटा को डाल करके सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्टली, और मैं चेक करता हूँ कि आंसर कितना आता है। 300 मल्टीप्लाई कर देंगे 8.314, तो ये को हो जाएगा 0.25 इंटू कितना हो जाएगा, 2494.2 अपॉन नीचे है तुम्हारा 2.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.25 से ऊपर वाले वैल्यू को, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 623.55 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³ और ये देखो ये ऊपर चले जाएगा, 10⁻³ डिवाइड जब कर देंगे वैल्यू को तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 2.5 से, सो दैट विल बी इक्वल्स टू
249.42 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा? 249.42 इंटू 10⁻³ और ये तुम्हारा आ गया किसका? SO2 का। ये तुम्हारा आ गया किसका? SO2 का। अगर आप इसको थोड़ा सा और चलो पहले इसको इतना ही रखो, 249.42 इंटू 10⁻³ ये तुम्हारा किसका आ गया? पार्शियल प्रेशर किसका? SO2 का। कितना आया? 249.42 इंटू 10⁻³। अब देखो, अब एक काम करो, एक बार आंसर को चेक करो ना कि क्या ये 10⁻³ के टर्म में आ रहा है? नहीं, यहां देखो, या तो 10⁵ के टर्म में है या तो 10⁻10 के टर्म में है। तो एक काम करो ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, 3 को 5 के टर्म में। तो मैं 2 डिजिट यहां से अगर बाहर निकालता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 2.49 इंटू 10⁵ इतना लिख सकता हूं। यस, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 कितना आया? अगर मैं 10⁵ के टर्म में लिखने जाऊं तो कितना आया? 2.49 इंटू 10⁵। अब देखो, क्या यही सेम डेटा N2 के लिए भी लगेगा? मतलब मैं यहां डायरेक्टली ये चीज लिख सकता हूं कि सिमिलरली अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 लिखता हूं तो क्योंकि डेटा सेम है तो वहां भी आंसर इतना ही आएगा। कितना आएगा? 2.49 इंटू 10⁵। 2.49 इंटू 10⁵। अब देखो, दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम आया और हमको चाहिए टोटल प्रेशर। तो यहाँ PT क्या हो जाएगा भाई? 2.49 इंटू 10⁵ प्लस 2.49 इंटू 10⁵। अब देखो, इन दोनों में 10⁵ क्या हो रहा है? कॉमन जा रहा है। तो एक काम करो ना, 10⁵ बाहर ले लो, अंदर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? 2.49 प्लस 2.49 और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? बाहर मल्टीप्लिकेशन में है 10⁵ और अंदर क्या हो गया? 4.98 और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? 4.98 इंटू 10⁵। तो दैट विल सिंपली योर आंसर, क्योंकि यूनिट यहाँ दी हुई है तो दैट पास्कल विल बी योर यूनिट। सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? एकदम शांति से ऊपर साफ साफ दिख रहा है कितना? 4.98 इंटू 10⁵ इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर। देखो, मैंने इतना मस्त और इतना आसान एक्सप्लेनेशन तुमको दिया, अगर ये चीज़ें तुम याद रखते तो ये सवाल तुमसे आसानी से सॉल्व हो जाता। मतलब अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो ये काफ़ी आसान सा सेक्शन होता है और इजी टू स्कोर सेक्शन होता है, तो आप इजीली कर सकते हैं सवाल को सॉल्व। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। द ऑर्डर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ H2 N2 एंड O2 एंड HBr, कौन कौन सा दिया हुआ है? HBr, H2, O2, N2 और हमसे पूछा गया रूट मीन स्क्वायर, इसको VRMS लिखा जाता है, ऐसे लिख सकते हो VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS। अब देखो, आपने ये चीज तो पढ़ रखी है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मोलर मास के स्क्वायर रूट के। इतना तो पता है ना आपको ये रिलेशन VRMS। अगर नहीं पता है तो याद रख लो, VRMS होता है 1/√, मोलर मास। ठीक है, VRMS होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट मोलर मास के। तो अब एक काम करो ना, एक काम करो, लाइन बाई से सबका मोलर मास कैलकुलेट कर लो, पता चल जाएगा तुमको। जिसका मोलर मास सबसे कम उसका क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जिसका मोलर मास सबसे कम उसका रूट मीन स्क्वायर सबसे बड़ा। तो अगर मैं HBr का मोलर मास कैलकुलेट करने जाऊंगा, ठीक है, तो तुम्हारा कितना होता है? ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वल्स टू, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1 होता है। तो अगर Br कैलकुलेट करने जाऊं तो ये तुम्हारा होता है 79.9 और साथ में +1 ऐड कर दोगे तो डेट विल इक्वल्स टू 80.9 ग्राम पर मोल। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन का कैलकुलेट करने जाऊं, सॉरी H2 का कैलकुलेट करने जाऊं, तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो H2 है यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? क्योंकि ब्रोमीन का 79.9 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो डेट विल बी 80.9। अगर सिमिलरली H2 कैलकुलेट करूं तो H2 का 1 ग्राम होता है और इसके साथ साथ 2H2 है तो इसको क्या लिख सकता हूं? 2 ग्राम पर मोल। सिमिलरली अगर मैं O2 कैलकुलेट करूं तो ऑक्सीजन कितना होता है? 16, तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 32 ग्राम पर मोल। और यहाँ चेक कर लो, उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा? N2 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कितना होता है भाई? नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 28 ग्राम पर मोल। अब देखो ना, तुमको यहाँ पुट करने की वैल्यू जरूरत ही नहीं है ना यार, यही चेक कर लो ना। मोलर मास देखो, इसका 80 है, इसका कितना होगा? 2 ग्राम है, इसका 32 है, इसका 28 है। मतलब सबसे कम मोलर मास अगर आएगा, अगर मैं यहाँ पुट भी करता हूँ तो सबसे कम मोलर मास किसका आएगा? TH। सबसे कम मोलर मास किसका है? 2। फिर उसके बाद किसका है? नाइट्रोजन। फिर किसका है? ऑक्सीजन। और सबसे ज्यादा किसका है? HBr। और क्योंकि VRMS जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट मोलर मास के, तो जिसका सबसे कम मोलर मास होगा उसकी VRMS सबसे ज्यादा होगी।
मतलब कि H2 का वीआर में सबसे ज्यादा, तो अगर मैं ऑर्डर लगाऊं सही ऑर्डर, तो ये ऑर्डर क्या होगा सही, देखो ये होगा तुम्हारा H2 सबसे ज्यादा, उसके बाद इसके बाद देखो नाइट्रोजन है, क्योंकि H2 से थोड़ा ज्यादा किसका है, नाइट्रोजन का है, तो दैट विल इक्वल्स टू 20, सॉरी नॉट 28, नाइट्रोजन। H2 के बाद किसका होगा, नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद किसका होगा, O2 का, और फिर उसके बाद किसका होगा, HBr लास्ट में होगा, ठीक है। एंड फिर किसका होगा O2, और फिर किसका होगा HBr। तो ये है ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, मतलब H2 फिर N2 फिर O2 फिर HBr। तो चेक कर लो, H2 N2 O2 और HBr, C इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, C इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अरे यार, इसको ग्राहम लॉ बोलते हैं हम, ये ग्राहम लॉ है, ग्राहम लॉ के अकॉर्डिंग वी आर में जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट मोलर मास के, ठीक है, ठीक है। ग्राहम लॉ, इसको ये ग्राहम लॉ होता है, ग्राहम लॉ। अरे यार, तुमने पढ़ तो रखा है, इस चीज को पढ़ रखा होगा ना स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, ठीक है। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल है, द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अमोनिया गैस इज, हमसे ये बोला गया है कि द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अमोनिया गैस। देखो यहाँ हमसे हमको रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में कमेंट करना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका, HCl और अमोनिया गैस। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है ये भी। ग्राहम लॉ आपने पढ़ रखा, ग्राहम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ग्राहम्स लॉ एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैसेस का, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस के। ये याद रखिए, अगर आपको नहीं पता है तो ये चीजें याद रख लीजिए, ग्राहम लॉ था ये। और ग्राहम लॉ ये बोलते थे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अंडर रूट ऑफ मोलर मास के। अब तुमको सिंपली कुछ करना नहीं यार, हमसे क्या बोला गया, हमसे ये बोला गया है कि हमको अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन को लेट्स से मैं स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूं, तो हमसे ये बोला गया है कि आर ऑफ HCl अपॉन आर ऑफ NH3 हमको बता दीजिए। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl और रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका, अमोनिया, तो दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उनका रेशियो लेने के लिए क्या करते हैं हम, डिवीजन करते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ क्या करेंगे, HCl अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3, इन दोनों का हमको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। अब देखो, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास ऑफ द गैस के, तो अगर मैं HCl का क्या करता हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 करता हूँ, तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लेंगे मोलर मास, जिसको कैपिटल M से मैं डिनोट कर रहा हूँ, मोलर मास ऑफ NH3 अपॉन अंडर रूट मोलर मास ऑफ HCl। अब यार सिंपल सी तो बात है, HCl का मास, मोलर मास कितना होता है भाई, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन कितना होता है 35.5, तो ये कितना हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। और अगर मैं NH3 का कैलकुलेट करता हूं, तो आपको ये चीज पता है कि नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14 और हाइड्रोजन का कितना होता है 3, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 17 ग्राम पर मोल। अब बहुत आसान है, अब हमको रेशियो चाहिए, तो अंडर रूट में क्या करो, कितना है 17 अपॉन अंडर रूट में क्या कर दो 36.5। जब आप इस चीज को डिवाइड करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं देखो यहाँ 1 ले लूँ तो ये 2 टाइम्स, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.14। और क्योंकि यहाँ अंडर रूट है 1, तो अंडर रूट 1 का 1 ही होता है, और अंडर रूट 2.14 जब आप कैलकुलेट करो कैलकुलेटर में, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.46। तो यहाँ देखो ना, RHCl अपॉन RNH3 का रेशियो कितना आया, 1 अपॉन 1.46। देखो बेसिक कैलकुलेशन थे मैथ के, और अगर ये ऑप्शंस में ऐसे बना दिया होता ना, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना था। अगर लिख दिया होता है कि RHCl इक्वल्स टू 1.46 RNH3, तो RNH3 को यहाँ भेजो तो वही हो जाएगा ना। तो ये रिलेशन भी सही है, अगर ऐसे में लिखा होता आंसर तो भी आप इस चीज को सॉल्व कर पाते। इसमें कुछ करना नहीं था, ग्राहम्स लॉ लगाइए, और ग्राहम्स लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास। अब 1.1 अपॉन 1.46 कहीं आपको दिख रहा है रेशियो, चेक कर लो, 1 रेशियो 1.46, ये है आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो यहाँ 1.46 रेशियो 1 है, ये गलत है, ये डी भी गलत है, बी भी गलत है, 1 रेशियो 1.46 इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेंज ऑफ एनर्जी ऑन फ्रीजिंग 1 kg ऑफ लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 atm इज। अब देखो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इसके अंदर तुमको थोड़ा सा रिलेशन पता होना चाहिए और एक डेटा पता होना चाहिए, और वो डेटा क्या है मैं तुमको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, चेंज इन एनर्जी हमसे पूछा गया कितनी एनर्जी का चेंज होगा जब 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर को हम फ्रीज करेंगे। तो यार फ्रीजिंग में होता क्या है, फेज चेंज होता है, ये तुमको पता है।
तो अगर लिक्विड तुम्हारा वाटर था तो उसका फेज चेंज हो जाएगा और किस में हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और तुमको ये चीजें जरूर, तुमने ये चीजें पढ़ी होंगी, अगर तुमको नहीं पता है तो भी याद रख लो, बट मैं मान के चलो तुमने ये चीजें पढ़ी होंगी। और तुमने ये चीजें पढ़ी है कि अगर मैं चेक करूं फॉर 1 मोल, अगर मैं 1 मोल वाटर के लिए चेंज इन एनर्जी लिखता हूं तो तुमको ये पता है कि वो कितना होता है, 6 किलो जूल पर मोल की एनर्जी। 1 मोल वाटर के लिए कितनी एनर्जी का चेंज होता है, 6 किलो जूल पर मोल का। ठीक है, हमसे हमसे ये पूछा गया ना कि 1 kg ऑफ वाटर के लिए कितना चेंज ऑफ एनर्जी होगा। बस यही रेफरेंस में तुमको सवाल सॉल्व करना है। तुमको ये रेफरेंस अगर पता होता तो ये सवाल तुम अभी कर ले जाते। तो ये पूछा गया कि हमको 1 kg ऑफ वाटर में एनर्जी का चेंज बताओ। तो 1 मोल वाटर के लिए 6 किलो जूल, और 1 मोल वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर क्या होता है, H2O। और 1 मोल का, अगर H2O का मैं मोलर मास चेक करूं तो कितना होता है, 18 ग्राम। यानी अगर 1 मोल वाटर है, इसका मतलब कि 18 ग्राम वाटर, यहां रेफरेंस देखो यहाँ क्या लिखा गया है, 18 ग्राम वाटर में 6 किलो जूल पर मोल एनर्जी चेंज हो रही है। तो हमसे 1000, अगर मैं यहाँ 1 ग्राम लिखता हूं तो कितना हो जाएगा, 6/18 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली 1 kg का मतलब क्या हो जाएगा, अरे 1000 ग्राम ऑफ H2O हमसे पूछा गया है, 1000 ग्राम ऑफ H2O। तो अगर मैं 1000 ग्राम ऑफ H2O का रेफरेंस लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 6/18 इंटू 1000, और एनर्जी किस में रहेगी, किलो जूल पर मोल में। अब देखो ये 1 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 1000/3 किलो जूल पर मोल। तो 1000/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो दैट विल इक्वल्स टू 333.33 किलो जूल पर मोल। अब इसने देखो क्या किया, थोड़ा सा आखिरी डिजिट को इसने राउंड ऑफ कर दिया। तो तुम्हारा सवाल देखो, सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्हारा 330, ये देखो 333.4 किलोग्राम पर केजी लिख लो, पर मोल लिख लो, क्योंकि यहाँ देखो ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो अब तुम यहाँ से मोल मत ही लिखो, क्योंकि मोल को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से तुम ये लिख लो, केजी लिख लो, यहाँ से तुम क्या करो, केजी लिख लो, कोई इशू नहीं है। यहाँ क्या लिख लो, केजी लिख लो। यहाँ या पहले ऊपर ग्राम लिख लो, नीचे केजी लिख लो, ऊपर ग्राम लिख लो, नीचे केजी लिख लो, क्योंकि यहाँ 1000 ले लिया ना हमने। तो इसका आंसर किलोग्राम पर केजी में भी लिख सकते हो, किलोग्राम पर मोल। वैसे मोल में नहीं है तो मोल में मत लिखना, ठीक है। यहाँ ग्राम लिख लो, यहाँ ग्राम लिख लो, यहाँ केजी लिख लो, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, केजी। अब इसने देखो लास्ट डिजिट को बस इसने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। लास्ट डिजिट को इसने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया, किलो जूल से किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो बस इसको 333.4 कर दो। यहाँ मैं डिवाइड भी कर लेता हूँ ना, बस चेक कर लेता हूँ डिवाइड करके। ठीक है, 1000/3 कर लो एक बार, 1000/3, यस 333.33, क्योंकि आखिरी टर्म रिपीटिंग है तो उसने क्या किया, एक टर्म को राउंड ऑफ करके आंसर तुमको लिख दिया है ना। वैसे अगर ये ऑप्शन भी सही था, और अगर डायरेक्टली आंसर 333.33 लिखता, क्योंकि ये रिपीटिंग टर्म है, इसलिए इसने क्या किया, आखिरी डिजिट को इसने राउंड ऑफ करके 4 लिख दिया, ये 3 वाले को। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर डॉट लगाया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, किलो जूल पर केजी इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ तुमको बस देखो एक रेफरेंस पता होना चाहिए था, तो ये सवाल को तुम इजीली कर ले जाते। आगे बढ़े। Okay, the next question is what volume of oxygen at 18 degree centigrade at 750 torricelli, ये देखो प्रेशर की यूनिट होती है torricelli, mm of Hg मानते हैं हम, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 110 ग्राम ऑफ KClO3। अरे यार, KClO3 हमसे ये बोला गया है ना कि हमको क्या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, किसमें से, 110 ग्राम ऑफ KClO3 से। तो KClO3 को अगर थोड़ा मैं डीकंपोज करूं तो KClO3 किसमें किसमें टूटता है, एक तो KCl प्लस ऑक्सीजन। अब जरा इसको बैलेंस करो तो यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो अगर मैं यहाँ 3 कर दूं तो 3 दोनों 6 हो जाएगा। तो यहाँ मेरे को 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ भी मेरे को कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो ये देखो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है KClO3 का। अगर मैं KClO3 से ऑक्सीजन को अलग करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए ना, तो हमको KClO3 से ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा। जब मैं डिकम्पोज करूंगा तो किस में टूटेगा, 2KCl में प्लस 3O2 में। अब देखो यहाँ ये बोला गया है ना, अब देखो पहले तो KClO3 का जरा एक बार मोलर मास तुम कैलकुलेट करो तो तुमको ये चीजें खुद पता लग जाएंगी। जब KClO3 का मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो ये दैट विल बी इक्वल्स टू 122.5। ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन कितना होता है भाई, एक ऑक्सीजन का होता है तुम्हारा 16, तो 3 कितना हो जाएगा, 48 ऑक्सीजन हो जाएगा, 48 प्लस 35.5, और प्लस पोटेशियम कितना होता है 38, काउंट कर लो, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 122.5। अब यहां देखो 2 है, आगे कितना लगा हुआ है 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, यानी KClO3 का मोलर मास 122.5। तो यहाँ क्योंकि 2 मोल में है तो यहाँ 2 इंटू 122.5 लिखा जा सकता है। और क्योंकि हमको KClO3 से ऑक्सीजन से मतलब है तो हम KCl को इग्नोर कर देंगे, हम ऑक्सीजन के मास को अगर चेक करें तो यहाँ देखो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ 3 मोल ऑफ O2 है यहाँ।
यहाँ 2 मोल ऑफ KClO3 था, तो मैंने एक KClO3 का मोलर मास 122.5 होता है, तो 2 मोल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 122.5। सिमिलरली यहाँ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ कितना है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ ये चेक कर लो ना, यहाँ चेक कर लो, यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इक्वल्स टू 245 ग्राम। तो अगर 245 ग्राम KClO3 हमको कितना दे रहा है, 3 मोल ऑफ O2 दे रहा है। 245 ग्राम ऑफ KClO3 3 मोल ऑफ O2 दे रहा है। KClO3 इसको सही से लिख देता हूं मैं, KClO3 यानी 245 ग्राम ऑफ KClO3 हमको 3 मोल ऑफ O2 दे रहा है, तो 1 ग्राम KClO3 कितना देगा भाई, बोलो 3/245, 3/245। तो अगर मेरे से पूछा गया है कि यहाँ 110 ग्राम, तो 110 ग्राम KClO3 कितना देगा, 3/245 इंटू कितना हो जाएगा ऊपर 110, और ये पूरे मोल्स है ना, ये मोल्स है ना, इतने मोल्स हमको देगा। तो जरा कैलकुलेट कर लो, ये 3 0 0, 3 1 3, 3 1 3, यानी 330/245 मोल्स हमको देगा। अब इसी को डिवाइड करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.346 मोल, यानी 110 ग्राम KClO3 हमको 1.346 मोल दे रहा है, किसका, O2 का। वाह 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 वाह, यहाँ रिलेशन को पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वॉल्यूम। हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। अरे यार तुम्हारे पास मोल आ गया, तुमको आर की वैल्यू पता है, कितनी होती है आर की वैल्यू 1 पॉइंट। अब देखो टॉरिशली में यहाँ कैलकुलेट करना है, तो हमने पीछे देखो किसमें कैलकुलेट किया था, आर की वैल्यू यहाँ कितनी थी 8.314, यहाँ यूनिट देखो 8.314, 8.314 किलो जूल पर मोल। लेकिन हमको टॉरिशली में कैलकुलेट करना है, कितने 750 टॉरिशली, और यहाँ प्रेशर भी दे दिया गया है, कितना होता है 18 डिग्री। तो अगर आप इसको, इसका स्टैंडर्ड प्रेशर 18 डिग्री मतलब जो गिवन प्रेशर है, और 750 टॉरिशली रखोगे, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आर की वैल्यू यहाँ तुम्हारी हो जाएगी 62.364 ये डेसीमीटर क्यूब टॉरिशली केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये उसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये तुम्हारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जहां आर की वैल्यू 8.314 किलो जूल पर मोल में था। तो जब आप इसको 18 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप पहले केल्विन में कन्वर्ट करना, फिर प्रेशर को तुम्हारे स्टैंडर्ड यूनिट 750 टॉर्सिली दिया, तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पास्कल में या एटीएम में। तो आर की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी 62.364, क्योंकि टॉर्सिली में रखा है तो आप डायरेक्टली टॉर्सिली में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कितनी आएगी 62.364, तुम्हारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब देखो तुम्हारे पास टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना हो जाएगा 273 प्लस 18, ये किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 291 केल्विन के बराबर। तो आर तुम्हारे पास आ गया, टी तुम्हारे पास आ गया, एन तुमने निकाल लिया, एन की वैल्यू कितनी है 1.346 मोल O2। अब देखो हमको ये चीजें पता है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो अगर मैं वॉल्यूम यहां से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा एनआरटी डिवाइडेड बाई पी। अब देखो इसमें तुमको कुछ करना नहीं है, ठीक है, यहां से तुम्हारा होमवर्क वाला पार्ट शुरू होता है। एन की वैल्यू रखो 1.346, आर की वैल्यू 62.364 जो मैंने कन्वर्ट करके निकाला, टी तुम्हारा 291 केल्विन, और प्रेशर तुम्हारा टॉर्सिली में दिया हुआ है, तो 750 डायरेक्ट आप टॉर्सिली रख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेशर, क्योंकि ऊपर की यूनिट भी देखो आर की यूनिट भी टॉर्सिली में है, तो तुमको प्रेशर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नीचे क्या लिख देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी। ठीक है, अगर वॉल्यूम देखने जाए तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.36, ये कैलकुलेशन आप करेंगे, इनटू आर की वैल्यू 62.364 इनटू टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 291 केल्विन अपॉन नीचे 750। अब आप इस बड़े इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए, और जो भी आंसर आएगा, क्योंकि मुझे आंसर नहीं याद है, जो भी आंसर आएगा आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, और तुम्हारा वॉल्यूम आएगा, क्योंकि तुमने यहाँ सारी क्या लिखी है यूनिट सीजीएस रखी है, तो लीटर आएगा वॉल्यूम का आंसर, इसलिए लीटर यूनिट दी हुई है। तो आप इसे कैलकुलेट करिए, और बस इतने से एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके आप कमेंट डाउन करिए कि सर कौन सा आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसके अंदर बता दिए। ठीक है, 291 ये केल्विन है तुम्हारा, इसको मैं सही कर देता हूँ, 291 है ये। ठीक, तो 1.36 इंटू 62.364 ये 291 है। ठीक है, अपॉन 750, आप इसको बड़े सेक्शन में कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें तुमको बहुत सारा करना है। ठीक है, मैंने खुद तुमको बता दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अबव द बॉयल्स टेम्परेचर द कंप्रेसिबिलिटी, अरे यार द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ रियल गैस, देखो जेड की वैल्यू यहाँ पूछी गई है, यहाँ जेड की वैल्यू 1 होती है बॉयल्स लॉ के अंदर, देखो मैं तुमको बता देता हूँ, क्योंकि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग बॉयल्स टेम्परेचर जो था, उस टेम्परेचर पे जो तुम्हारा आइडियल गैस होता है ना, वो इक्वल हो जाता है किसके, रियल गैस के। यानी जो आइडियल गैस होता है वो ऑलमोस्ट बिहेव करने लगता है किसके जैसे, बिहेव्स लाइक
रियल गैस, इसीलिए इसकी Z यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था, डेटा वाला पार्ट था, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली और करेक्ट आंसर 1। ठीक है, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, अच्छा, कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ओहो, यानी PV इक्वल्स टू nRT, जो उसी टाइम से हम उतना बकते आ रहे हैं, वो हमसे ये बोला गया है कि इस PV इक्वल्स टू nRT को हमको लिखना है किसमें? अगर डेंसिटी के टर्म यानी D के टर्म में लिख दिया गया, अरे रो लिख लो या D लिख लो, एक ही बात है। चलो मैं यहाँ रो लिख के ले लेता हूँ क्योंकि रो दिया हुआ है। ठीक है, एज हमको ये दिया गया एज रो बाई P इज इक्वल्स टू M अपॉन RT। रो बाई P इक्वल्स टू N अपॉन RT। एक सेकेंड, रो बाई P इज इक्वल्स टू M अपॉन RT। तो करेक्ट ग्राफ बताइए किसका? रो और P वर्सेस P का, मतलब रेशियो ऑफ डेंसिटी अपन प्रेशर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ करेक्ट इनमें से कौन सा होगा? देखो, ये सवाल मैं तुमको सॉल्व करके बताता हूँ, सिंपल एकदम स्टार्टिंग से। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमको ये पता है PV इक्वल्स टू nRT होता है, ठीक है, और n नंबर ऑफ मोल्स आप बहुत पहले से पढ़ते आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मान लो गिवन मास को मैं W से लिख देता हूँ और मोलर मास तुम्हारा क्या हो गया? M हो गया, जो स्मॉल m से मैं उसको डिनोट कर देता हूँ। तो मैं इस एक्सप्रेशन को PV इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? W अपॉन M R इंटू T लिख सकता हूँ। ये तो लिख सकता हूँ ना, इतना चीज तुमको पता है। अब एक काम करो, इस m को इधर भेजो और इधर PV को नीचे भेज दो। तो m को मैं क्या लिख सकता हूँ? M इज इक्वल्स टू W R T अपॉन क्या हो सकता है? P इंटू V, W R T अपॉन P इंटू V। अब देखो, हमको ये चीजें पता है। एक काम करो, पहले इसको उल्टा कर लो, सबसे आसान तो ये होगा। तो इसको उल्टा कर लोगे तो 1/4, ऊपर क्या हो जाएगा? PV, नीचे क्या हो जाएगा? WRT। ठीक, अब एक काम करो, इस m को इधर मल्टीप्लाई करो, W को इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा? W अपॉन M को इधर मल्टीप्लाई करो, W को इधर मल्टीप्लाई करो, और यहां से V को नीचे ला लो, इसको V को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? पहले इसको मैं एक एक स्टेप करके बता देता हूँ, इतने में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैं एक एक स्टेप करता हूँ, चिंता मत करो, ये सवाल मैं अच्छे से तुमको समझा के रहूंगा। ठीक, इट्स माई ड्यूटी। आओ देखो, पहले W को उधर भेजो, तो दैट विल बी इक्वल्स टू W बाई M। यहाँ क्या हो जाएगा? PV अपॉन R इंटू टी। दैट इज क्लियर। अब क्या करो, अब इस M को इधर मल्टीप्लाई कर दो और V को नीचे भेज दो। तो W अपॉन V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PM अपॉन R इंटू टी। PM अपॉन R इंटू टी। ठीक है, अब ये देखो, ये W बाई V क्या हो जाएगा तुम्हारा? W बाई V क्या हो जाएगा तुम्हारा? W बाई V क्या हो जाएगा? डेंसिटी। अरे यार, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ मास को मैंने W लिख रखा है, देखो मास को मैंने W लिखा, तो W बाई V क्या हो जाएगा? रो। तो मैं इसका लिख सकता हूँ, रो इज इक्वल्स टू PM स्मॉल m अपॉन R इंटू टी। ओहो हो, ये देखो मैंने ऊपर वाला एक्सप्रेशन भी एक जो दिया ऑलरेडी सवाल में तुम्हारा, ये दिया हुआ है, मैंने उसको यहाँ निकाला भी, प्रूव भी करा है। कैसे? तो क्या है रिलेशन? रो इज इक्वल्स टू PM अपॉन R इंटू टी। अब हमसे ये पूछा गया है रो बाई P का रेशियो, तो इसको इधर भेज दो, तो रो बाई P। अब ये देखो, ऊपर है स्मॉल m, नीचे है R और T। स्मॉल m क्या है? मोलर मास, जो कि कभी नहीं बदलता है, यानी ऊपर वाला m तो कांस्टेंट, R, अरे यार नाम से ही गैस कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट, और T यानी टेम्परेचर, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है PV को nRT में, मतलब हमेशा नहीं कांस्टेंट होता, लेकिन इस केस में आइडियल गैस इक्वेशन दे दिया गया है, तो टेम्परेचर नहीं बदल सकता, R नहीं बदल सकता, और M अब क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि यहां मैं लिखता हूं रो अपॉन P का रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। रो अपॉन P का रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब कि कौन सा ग्राफ तुमको यहाँ कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, यानी रो बाई P का रेशियो प्रेशर के साथ तो बदल ही नहीं रहा है। रो बाई P का रेशियो प्रेशर के साथ तो बदल नहीं रहा है, रो बाई P का रेशियो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। मैं डायरेक्टली इस सवाल को तुमको यहीं से बता सकता था कि देखो यहाँ M कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट होगा, T कांस्टेंट होगा, तो रो बाई P का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन मैं तुमको यहाँ डिराइव कराया क्योंकि तुमको समझ में आया कि आया कहाँ से एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रो बाई P का रेशियो कांस्टेंट होगा, और यहाँ साफ साफ ग्राफ देखो क्या दिख रहा है। पहला ग्राफ चेक करोगे तो पहला ही ग्राफ तुम्हारा सही है। देखो रो बाई P का रेशियो P के साथ नहीं बदल रहा है, ये कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। कहोगे सर B, अरे यार B देखो, रो बाई P का रेशियो लीनियरली वैरी कर रहा है, इसका मतलब कि प्रेशर बढ़ रहा है तो रो बाई P का रेशियो भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, रो बाई P का रेशियो हमेशा कांस्टेंट है। देखो कोई टर्म ही नहीं है तो बढ़ेगा कहां से? सिमिलरली इसमें तो कोई ग्राफ ही नहीं ड्रॉ किया, तो गलत है, और डी में भी गलत ग्राफ ड्रॉ नहीं किया गया। इसका मतलब कि रो बाई P का रेशियो कांस्टेंट होता है along with प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े,
हमारा नेक्स्ट सवाल है, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेराइज विद डेंसिटी डी। यार ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है यार, देखो बहुत आसान सा सवाल है, तुमने ये रिलेशन पढ़ा होगा अपने इस चैप्टर के अंदर। रिलेशन क्या होता है, जो वी आर एम एस वेलोसिटी होती है, हमसे यहाँ क्या पूछे, पहले तो पूछा क्या गया ये समझो। ये पूछा गया है कि जो हमारा वी आर एम एस वेलोसिटी है, जिसको जनरली बुक में यू से लिखा जाता है, ठीक है, आपने एक्सप्रेशन भी यू से पढ़ा होगा, इसका रिलेशन पढ़ा होगा यू से। जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, वो पूछा गया है कि डेंसिटी के साथ कैसे डिपेंड करती है, मतलब वो कैसे वेराई करती है, कैसे चेंज होती है डेंसिटी के हिसाब से। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा किसके किसके बीच, वी आर एम एस जिसको यू से जनरली लिखते हैं, और किसमें डेंसिटी डी, यानी वी आर एम एस और डेंसिटी का आपने रिलेशन पढ़ा होगा। और वो रिलेशन क्या था, जो होता है यू इक्वल्स टू अंडर रूट 3p बाई डी, यू इक्वल्स टू अंडर रूट 3p बाई डी, जहां p जो होता है वो प्रेशर होता है, आपने ये तो पढ़ रखा है। अब बस एक ही चीज इसमें थी, बहुत छोटा सा टर्म था, और वो टर्म क्या है, अगर आपने सवाल को ढंग से पढ़ा हो ना तो आपको ये चीज पता चलेगी कि यहां उसने प्रेशर को कांस्टेंट लेने के लिए बोल दिया। ओहो, बोला गया कि एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ऊपर वाला जो टर्म है अंडर रूट 3p के अंदर, यहाँ p जो है, वेयर p को आप क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। अरे यार तो देखो तो सही, p कांस्टेंट, 3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट, यानी ऊपर वाला पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, u इक्वल्स टू इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, u इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट और 1 अपॉन अंडर रूट डी लिख सकता हूं। अब देखो, क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि p कांस्टेंट हो गया और 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही होगा। तो यहां से मैं ये क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, यानी u जो है नॉट इक्वल्स टू, u जो है वो यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, u जहां क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 बाई अंडर रूट डी के। यानी डायरेक्टली कैसे रिलेट कर रहा है, 1 बाई अंडर रूट डी से। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली और करेक्ट आंसर। देखो, क्योंकि ऊपर देखो डी स्क्वायर, अरे यार डी स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, डी ना, सिर्फ रूट डी ना, 1 अपॉन रूट डी, यस, डी नंबर इज एब्सोल्युटली और करेक्ट आंसर। बस छोटा सा रिलेशन था, अगर आपको नहीं पता है ये रिलेशन किसके किसके बीच, रूट मीन स्क्वायर जिसको वी आर एम एस, जिसको मैं यू से लिखा, और डेंसिटी के बीच, तो याद रख लो वो क्या होता है, यू इक्वल्स टू अंडर रूट 3p अपॉन डी, ये होता है पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एंड दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एस टी पी इज, कितना है, 1/83 इंटू 10 टू द पावर, ये 5 है, देखो 10 टू द पावर 5 है, इसको ऐसे लिख लो, क्या बोल रहा है, वी आर एम एस की वैल्यू हमको दी हुई है, कितना, 1.83 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, और जो भी इसकी यूनिट है आगे लिख लेना, ठीक है। अगला, एंड मीन फ्री पाथ, देखो मीन फ्री पाथ को लेमडा, जिसको जो डिस्टेंस होता है एक्चुअली, मीन फ्री पाथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन को हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं, जो लेमडा होता है, ये एक्चुअली डिस्टेंस ही है, इसे देखो सेंटीमीटर में लिखा गया है। तो ये कितना है, 1.78 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। व्हाट विल बी द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ओहो, हमसे क्या पूछा गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है यार, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, अरे कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन होता क्या है, 1 अपॉन टाइम पीरियड ही तो होता है। और यहां देखो सवाल में वी आर एम एस, यानी एक्चुअली में ये वेलोसिटी है, और लेमडा मतलब मीन फ्री पाथ, मतलब एक्चुअली में ये डिस्टेंस है। और तुमने बचपन से चीजें पढ़ती आ रही है कि क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू, अरे स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू एक ही बात है ना यार। तो यहाँ देखो क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि यहां से अगर मेरे को टाइम निकालना हो तो मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूं। डिस्टेंस मतलब, अरे लेमडा, यहाँ डिस्टेंस किससे जुड़ा है, लेमडा जुड़ा हुआ है, और वेलोसिटी किससे जुड़ी हुई है, वीआरएमएस से, ठीक है। तो मैं इसको लेमडा अपॉन वीआरएमएस कर दूं, यानी टाइम टी की वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा अपॉन वीआरएमएस। लेमडा की वैल्यू कितनी है, 1.78 इंटू 10 टू दी पावर -5 अपॉन वीआरएमएस की वैल्यू कितनी है, वीआरएमएस की वैल्यू देखो 1.83 इंटू 10 टू दी पावर 5। ओहो हो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टी, तो तुमने टी निकाला, किसके बराबर आया, टी आया तुम्हारा 1.78 इंटू 10 टू दी पावर -5 और 1.83 इंटू 10 टू दी पावर 5। अब एक काम करो, उल्टा कर दो वैल्यू को, तो अभी यहीं से उल्टा कर दोगे अगर, तो देखो टी की वैल्यू कितना है, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 अपॉन 1.78 इंटू 10 टू दी पावर -5 अपॉन 1.83 इंटू 10 टू दी पावर 5। अब ये देखो ये ऊपर चले जाएगा, तो देखो 1.83 इंटू 10 टू दी पावर 5 अपॉन 1.78 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब इस वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो 1.83 अपॉन 1.78 इंटू 10 टू दी पावर -10। अब इसको जरा डिवाइड कर दो, 1.83
और डिवाइडेड बाई 1.78। मैं इसको कैलकुलेटर से फटाक से कर देता हूँ, 1.83 डिवाइडेड बाई 1.78, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.028 इंटू 10⁻⁻10। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूनिट का हो जाएगा हर्ट्ज लिख दो या सेकेंड इनवर्स लिख दो। दैट इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। ये सवाल एडिशनली मेरा जुड़ा हुआ सवाल है, तो आप इसको जरूर सॉल्व करिए। 1.028 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड इनवर्स इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, सिंप्लीफिकेशन था, आराम से आप इस सवाल को सॉल्व कर जाते। आगे बढ़ते। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज हाई बॉयल्स टेम्परेचर। अरे यार अभी देखो ये एक थियोरेटिकल सवाल है, ये एक थ्योरी बेस्ड सवाल है, और बॉयल्स लॉ का जो आपको टेम्परेचर है वो याद रखना चाहिए। अब इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, आपको डायरेक्ट ये चीजें पता होनी चाहिए बॉयल्स टेम्परेचर हर एक गैसेस का। तो मैं लिखवा देता हूँ, देखो आर्गन का जो बॉयल्स टेम्परेचर होता है ना, आर्गन का बॉयल्स टेम्परेचर होता है तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा 136 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं हीलियम की बात करता हूँ तो हीलियम का होता है तुम्हारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नॉट 25, इट्स -25। इसको ऐसे मिटा दो ना, इसको ऐसे मिटा लो, यहाँ से अच्छे से लिख देते हैं। हीलियम का होता है तुम्हारा -25 डिग्री सेंटीग्रेड, -25 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में आप ऑलरेडी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं कर नहीं रहा, मैं सेंटीग्रेड में वैल्यू, मैंने सेंटीग्रेड वैल्यू याद रखी है। फिर आर्गन में लिख लिया, ये लिख लिया। O2 का लिख लो, O2 कितना, क्योंकि यहाँ देखो O2 दिया हुआ है, आर्गन दिया हुआ है, हीलियम दिया हुआ है। O2 का होता है तुम्हारा 127 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सबसे ज्यादा होता है, वो होता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एब्सोल्युटली किसका बॉयल्स टेम्परेचर सबसे ज्यादा दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। सिंपल सवाल था, थ्योरी का सवाल था, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने डेटा लिखवा दिया, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर द गिवन आइसोथर्म, पीवी आइसोथर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो आइसोथर्म, पीवी आइसोथर्म बोले ना, पीवी आइसोथर्म जहां सब तुमको बोले, तुमको चुपचाप दिमाग में आना चाहिए कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। पीवी आइसोथर्म का मतलब जानते हो, पीवी आइसोथर्म का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। अब जरा ये जो ग्राफ है ना, इसको मैं थोड़ा बाहर निकाल के ड्रॉ करके तुमको दिखा देता हूं। देखो इस सवाल ग्राफ का आंसर तुम खुद दोगे, देखो कैसे। ये 3 टेम्परेचर है जो ऐसे गिवन है, ठीक है, 1 2 और क्या है 3, ठीक है। दिस इज योर T1 T2 एंड T3, ठीक है। देखो यहाँ प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, यानी ये पीवी डायग्राम है, ठीक है। इस तरह के सवाल जब भी तुम्हारे पास आए ना, तो या तो अगर तुम्हारा मन तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, या तो तुम्हारा मन प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। मतलब कि कोई भी एक पॉइंट ले लो प्रेशर का, और उससे एक लाइन पहले खींच दो यहाँ पूरा, और ये लाइन कर रिप्रेजेंट कर रही है कांस्टेंट प्रेशर को। मतलब तुमने प्रेशर की कोई भी एक वैल्यू चुन ली और उसको तुमने कांस्टेंट रखा हर एक टेम्परेचर पे। तो यहां से कोई भी एक पॉइंट उठा लो प्रेशर पे और एक लाइन खींच दो लंबी सी, ठीक है। ये तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर को, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर को। अब सब पे क्या करो ना, वॉल्यूम को नाप लो एक बार। तो यहां ये इतनी वॉल्यूम क्या होगी, यहां से यहां तक की वॉल्यूम क्या होगी, V1। सिमिलरली यहां से यहां तक की वॉल्यूम को क्या बोलूंगा, V2। और सिमिलरली ये वाले पॉइंट से जो वॉल्यूम होगी, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू को क्या बोल दूंगा मैं, V3। अब तुम साफ साफ देखो, अगर मैं वॉल्यूम का तुमसे ऑर्डर पूछूं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम पूछूं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम पूछूं, तो तुम क्या जवाब दोगे, सर V3 सबसे ज्यादा है। देखो यहां से यहां तक का वॉल्यूम ये सबसे ज्यादा, फिर कौन है V2, यहां से यहां तक का वॉल्यूम, फिर सबसे कम क्या है, कितना इतना सा वॉल्यूम कौन सा, V1। यानी सर V3 सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, फिर V2 का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, और फिर V1। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमको करेक्ट ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम नहीं, हमको पूछा गया है कि टेम्परेचर का करेक्ट ऑर्डर बताइए, T1 T2 और T3 का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। अब देखो, अब मैंने तुमको क्या बोला, पीवी आइसोथर्म का मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, और तुमको आइडियल इक्वेशन पता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना। इसका मतलब कि इस इक्वेशन में तुम क्या करो, जब भी पीवी आइसोथर्म बोले, यानी प्रेशर को तुमने क्या लिया, यहां किसको तुमने कांस्टेंट लिया, तुमने प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया ना। इसका मतलब कि प्रेशर तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, V इक्वल्स टू एनआरटी डिवाइडेड बाई पी। अब देखो यहां तुम्हारा प्रेशर भी कांस्टेंट, यहां तुम्हारा नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट, यहां तुम्हारा आर भी कांस्टेंट। आई ला, इसका मतलब कि ये तीनों कांस्टेंट हो गए, क्या, एन, आर और पी। इसका मतलब कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओ हो सर, कितना सिंप्लीफाई कर दिया आप। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, मैंने सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर की लाइन ले ली, उसके बाद मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ले लिया। मैंने ये वॉल्यूम को V1 बोल दिया, ये वॉल्यूम को V2 बोल दिया, और ये वॉल्यूम को V3 बोल दिया। अब देखो V3 सबसे ज्यादा है, फिर V2, फिर V1। तो पहले ऑर्डर लिख लो, V3 सबसे ज्यादा,
फिर V2 फिर V1। क्लियर? अब मैंने तुमको क्या बोला कि PV इक्वल्स टू nRT ये तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन में क्या करो ना, जिस टर्म को तुमने कांस्टेंट लिया इसको कांस्टेंट मान लो। तुमने प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया, यानी PV इक्वल्स टू nRT को मैं ऐसे लिख सकता हूं, V इज इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाई P। अरे यार थोड़ा सा मैथ का सब्स्टिट्यूशन कर दो ना, P को नीचे भेज दो तो V इक्वल्स टू nRT बाई P। अब तुम देखो मैं क्या बोला कि तुमने यहां क्या लिया है, प्रेशर को कांस्टेंट लिया है। तो तुम्हारा अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया मतलब P भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट और R भी कांस्टेंट, अल्लाह मतलब ये तीनों टर्म कांस्टेंट हो गए। तो क्या यहाँ से तुमको साफ साफ नजर नहीं आ रहा है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के? इसका मतलब कि सर जो सीक्वेंस वॉल्यूम का होगा, वही जो ऑर्डर वॉल्यूम का रहा होगा, वही करेक्ट ऑर्डर टेम्परेचर का भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जितना जितना वॉल्यूम रहेगा उतना उसका टेम्परेचर रहेगा, मतलब जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए जो करेक्ट ऑर्डर वॉल्यूम का वही करेक्ट ऑर्डर टेम्परेचर का। इसका मतलब मैं इसको ले सकता हूँ T3 इज ग्रेटर, इस T3 सबसे ज्यादा, फिर T2 और फिर T1। इसका मतलब लीजिए सर आपको आपको आंसर मिल गया कौन सा, T3 सबसे ज्यादा, फिर T2 फिर T1। और एब्सोल्युटली कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर ए, T3 सबसे ज्यादा, फिर T2 फिर T1। बी और सी और डी गलत ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं तुमको दो तरीके बताया, मैं दो बताया नहीं बट तो मैं तुमको बता देता हूं कि इसको दो तरीके हो सकता है। या तो तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले सकते हो या तुम प्रेशर को। यहां तुम्हारे लिए आसानी होगी, प्रेशर को कांस्टेंट ले लो। जब तुमने प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया तो तुमको पता चल गया V1 V2 V3, तुमने उसका करेक्ट ऑर्डर लिखा और तुमने रिलेशन बता लिया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन क्या है। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर का रिलेशन हमसे पूछा था, तो तुमने वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन निकाल लिया प्रेशर को कांस्टेंट करते, जो क्या निकला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसीलिए V1 V2 V3 V2 V1 का ही ऑर्डर हो जाएगा, T3 T2 T1 का भी। ठीक है, सो दैट इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। आगे कोई सवाल बचा है? नहीं, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। सिर्फ 12 सवाल इसके अंदर से आए थे। ठीक है, तो आई थॉट आप इस चीज को थॉरली प्रैक्टिस कर सकते हैं, कई बार 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 इस लेक्चर को देखिए, सब चीज क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। आई थॉट ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, जरूर आया होगा तो आप प्लीज एक बार कमेंट डाउन करिए कि यस सर बहुत मजा आया इस सेशन के अंदर, बहुत ऐसी चीज़ों को हमने समझी। टिल देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, बाय बाय।